तो बच्चों, इस तरह से हमारी सिल्वर वेडिंग कहानी पूरी हो गई है और अब हम उन बिंदुओं पर विचार करते हैं जो इस कहानी की मूल संवेदना हम कह सकते हैं, मूल विषय वस्तु हम कह सकते हैं इस कहानी की। उस पर विचार करते हैं। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनकी चारित्रिक विशेषताएं, कहानी के अंदर बार बार जो परंपरागत मूल्यों और पाश्चात्य मूल्यों की बात की गई है उसके विषय पर विचार कर लेते हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाते हैं जिसमें यशोधर पंत की चारित्रिक विशेषताएं, या किशनदा को वो क्यों अपना आदर्श मानते थे, या बच्चों के और यशोधर पंत के बीच में जो वैचारिक मतभेद था उसका मूल कारण क्या था। तो ये क्वेश्चन के आंसर्स के लिए हमें इन चीज़ों को समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना दो पीढ़ियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करना है। यानी ये तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि ये जनरेशन गैप की कहानी है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। यानी यशोधर बाबू को यही लगता है आज के युग में भी कि वो जिस तरह से पहले अपने क्वार्टर का एक कमरा अपने जाति के लोगों को दे देते थे उनके रीति रिवाजों के पालन के लिए, या उत्सवों या त्योहारों को ठीक ढंग से मनाने के लिए, या फिर उनको लगता है कि वो अपने दूर के रिश्तेदारों को जिस तरह से पैसे भेजते थे, वो जो उनके परंपरागत मूल्य हैं वो आज भी जीवित रहने चाहिए। वे पुरानी पीढ़ी के आदर्श और मूल्यों से जुड़े हैं, जबकि उनके बच्चे नई पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास रखते हैं। तो बच्चों, ये तो हर घर की कहानी है। घर के अंदर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, या घर के अन्य बड़े लोग जैसे ताऊ ताई या मामा मामी, ये लोग पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, परंपरागत संस्कारों के लोग हैं। और इनको यही लगता है कि वो हर समय अपने समय से हमारे समय की तुलना करते हैं और अपने समय को ज़्यादा बेहतर बना बताते हैं। और उनको ये लगता है कि हम बच्चों को भी उन्हीं के हिसाब से जीवन जीना चाहिए, लेकिन वास्तविकताएं कुछ अलग है। आज बदलते वक्त के साथ हमारी आवश्यकताएं, हमारी रुचियां, सब कुछ बदल गया है। और हम, क्योंकि हमने इस आधुनिक परिवेश में जन्म लिया है, हमने इसी को देखा, इसी को जिया है, तो हम इसी के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं। उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है। अब यशोधर बाबू के जीवन में ये एक बहुत भारी दिक्कत है कि भले ही वो परंपरागत विचारों के, बच्चे आधुनिक विचारों के, लेकिन वो अपनी पत्नी से सहयोग की उम्मीद करते हैं। उनको लगता है कि पत्नी उनकी हाँ में हाँ भरे या कहीं ना कहीं उनके विचारों को ठीक बताए, लेकिन पत्नी भी अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। इसका मूल कारण ये भी रहा क्योंकि उनकी पत्नी को शुरू में उनके परिवार में रहना पड़ा, जो भी उनका उस समय का गांव में जो परिवार रहता था, तो वहाँ पर उस घर की बूढ़ी औरतों पर जो नियम और कानून लागू होते थे वही इनकी नवविवाहित पत्नी पर भी लागू होते थे, जिसको लेकर के इसकी पत्नी के मन में आज तक असंतोष की भावना है। उनको लगता है कि उस समय मेरे साथ बहुत गलत किया गया था, मेरी उम्र उस तरह के आदर्शों, उस तरह के नियमों, उस तरह की रीतियों के पालन करने की नहीं थी जिस तरह से मुझे उस समय पालन करवाया गया। उस समय पर मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन आज मैं वो सब कुछ सहन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो उनकी पत्नी जो है वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा सहज लगती है बजाय यशोधर बाबू के। वे अपने आदर्श किशनदास से अधिक प्रभावित हैं और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। पूरी कहानी में हम ये बात बार बार पढ़ चुके हैं कि वो किशनदा ही उनके आदर्श हैं, किशनदा से पूरी तरह से प्रभावित है। और उनको ये लगता है कि ये जो परिवेश बिल्कुल बदलता जा रहा है, आधुनिक होता चला जा रहा है, ये इनके परंपरावादी संस्कारों से बिल्कुल ही अलग है। हालांकि चाहे किशनदा की भी हम बात कर ले या यशोधर बाबू की बात कर ले, वो कहते हैं कि हमको सब नई चीज़ें आनी चाहिए, पर पुरानी चीज़ों को भूलना हमारी अपनी संस्कृति नहीं हुई है। तो ये इस कहानी की मूल संवेदना। यशोधर बाबू का पूरा व्यक्तित्व किशनदा के प्रभाव में ही विकसित हुआ है। ये भी कहानी में हमने देखा कि यशोधर बाबू मैट्रिक पास करके दिल्ली में आए थे और परिवार के नाम पर उनका कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं था। माता पिता का निधन पहले ही हो गया, विधवा बुआ के पास रहे, तो विधवा बुआ थी, उसका भी अपना कोई ज़्यादा परिवार था नहीं। तो ऐसा कोई उन्होंने परिवारों के अंदर किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह की चीज़ों का पालन हम कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं। किशनदा जो हैं वो कवारे रहे, उन्होंने अपने जीवन को जैसा चाहा वैसे जिया। उन्होंने अपना जीवन, अपना धन संपत्ति कम्युनिटी के नाम पर दे दी, लेकिन यशोधर बाबू ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। तो अब वो उन चीज़ों का विरोध करते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि वो पूरी की पूरी तरह किशनदा की तरह अपने जीवन को जिए, लेकिन यहाँ पर मूल फ़र्क ये है कि किशनदा
कुंवारे रहे ताउम्र और यशोधर बाबू विवाहित रहे। तो जहाँ विवाह होने के बाद यशोधर बाबू अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते, उनको अपनी पत्नी के बारे में भी सुनना है, उनको अपने बच्चों को भी सुनना है। तो ये एक मिला जुला प्रयास होता है जिसमें सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसमें यदि एक व्यक्ति के ही मन की बात चलती रहे तो वहाँ पर तानाशाही शासन जैसी स्थिति स्थापित हो जाती है। वे किशनदा के व्यक्तित्व की ही प्रतिछाया हैं। बिल्कुल ठीक। किशनदा कैसे हंसते हैं, हमने पाठ में पढ़ा कि वो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी किशनदा की तरह करते हैं। अगर उनके व्यक्तित्व को देखें तो वो किशनदा के व्यक्तित्व की छाया ही लगते हैं। किशनदा कैसे बोलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे ऊनी गाउन पहनकर दूध लेने जाते हैं, किस तरह से मंदिर में बैठकर ध्यान लगाते हैं, अपने ऑफिस के कर्मचारियों के साथ किस तरह से बात करते हैं, कितने समय के पाबंद है, कितने ईमानदार हैं, कितने कर्तव्यपरायण हैं, कितने परोपकारी हैं, सहयोगी हैं। ये सारे जो उनके गुण और उनके जो जितनी भी विशेषताएं पूरी तरह से यशोधर बाबू ने उनको अपने चरित्र में उतार लिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि वो उनकी प्रतिछाया मात्र ही हैं। यह उनकी कमज़ोरी ही कही जाएगी क्योंकि वे जीवन भर अपना कोई महत्व स्थापित नहीं कर पाते। देखिए बच्चों, किसी को अगर हम अपना आदर्श मानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बिल्कुल जब उसकी नकल करने लग जाते हैं, जब पूरी तरह से उसको फॉलो करने लग जाते हैं तो हमारी अपनी पहचान होती है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। हर इंसान के अंदर अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, अपने कुछ गुण होते हैं। यदि हम पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति के विशेषताओं और दूसरे व्यक्ति के गुणों की नकल करना प्रारंभ कर दें तो हमारा अपना व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है और फिर ऐसे व्यक्तित्व को समाज भी अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व या सम्मान नहीं देता है। एक तरह से वे किशनदा के रूप में ही जी रहे थे। यह उनके जीवन मूल्यों में बदलाव न होने का बड़ा कारण रहा होगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो पूरी तरह से किशनदा के जीवन को ही जी रहे हैं और उनको लगता है कि किशनदा अगर ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते। तो किशनदा पूरी तरह से परंपरागत विचारों के हैं, तो वो किशनदा की तरह ही सोचते हैं, उनकी तरह ही रहते हैं, उनकी तरह ही सब कुछ विचार निर्णय लेते हैं। तो इस वजह से वो किशनदा की छाया मात्र बनकर रह गए हैं। अब इस कहानी के अंदर दो जुमले, दो वाक्यांश हमको प्राय सुनने को मिले। सबसे ज़्यादा तो सम हाउ इम्प्रॉपर, ये तो यशोधर बाबू का तकिया कलाम है जिसको वो बार बार प्रयोग करते रहते हैं, सम हाउ इम्प्रॉपर। और एक जो हुआ होगा किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में भी आया था। तो ये जो दो कथन हैं ये कहानी के बीज वाक्य कहे जा सकते हैं। और ये जो सम हाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू का जुमला है, उनका तकिया कलाम है, ये उनके व्यक्तित्व को भी दर्शाता है कि उनको हमेशा हर चीज़ में कुछ ना कुछ इम्प्रॉपर यानी कुछ ना कुछ ठीक दिखाई नहीं देता, यानी वो हर वक्त अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। जो हुआ होगा में यथास्थिति को ज्यों का त्यों स्वीकार करने की बात है, तो दूसरे जुमले सम हाउ इम्प्रॉपर में अनिर्णय की स्थिति है। कहानी में यशोधर बाबू सहानुभूति के पात्र हैं। पीढ़ीगत अंतराल के कारण परिवार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। उनमें एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं। अब ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हमें यशोधर पंत के किरदार से नफरत हो गई है या हमको लगता है कि ये किरदार समाज में होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यशोधर बाबू जैसे किरदार हमें अपने आसपास बड़ी आसानी से दिखाई दे जाएंगे। यशोधर बाबू कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अपने बच्चों पर तानाशाही करते हो। उनकी लड़की जिस तरह के कपड़े डालती थी, बिना बाजू की जो वो टॉप डालती थी या जीन्स डालती थी, यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इस बारे में अपनी बेटी को कह भी चुके थे, लेकिन बेटी जब उनकी बात को नहीं मानती है तो वो फिर उस बात के लिए अपनी बेटी को कभी गुस्सा नहीं करते हैं, कभी उसको मारपीट नहीं करते हैं। वो अपनी बेटी की इच्छा पर छोड़ देते हैं। अब उन्हें पसंद नहीं है वो एक अलग स्थिति है। इसी तरह से जैसे उनकी पत्नी भी अपने बालों में डाई लगाती थी, लिपस्टिक लगाती थी और साड़ी जिस तरह से अब वो बांधने लग गई थी जिस पल्लू की तरह, तो वो उनको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। उनको लगता था जैसे गांव की औरतें साड़ी बांधती है, सिर पर पल्लू लेती है, उस तरह से उसको रहना चाहिए। पत्नी भी उनकी नहीं सुनती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि यशोधर बाबू सहानुभूति के ही पात्र हैं। कहीं ना कहीं हमें कभी कभी जब उनके बच्चे उनका दिल दुखाते हैं और वो अपने बच्चों को कभी खुल के कह भी नहीं पाते कि तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं सहानुभूति के पात्र हमें दिखाई देते हैं। उनका जो मुख्य कारण है वो पीढ़ीगत अंतराल और बदलते वक्त के साथ खुद को ना बदलना, किशनदा के
चरित्र से बाहर ना निकलना ही उनकी समस्या का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। पाठ के आधार पर जब हम बार बार परंपरागत जीवन मूल्यों और आधुनिक जीवन मूल्यों की बात करते हैं, तो हम पहले पुराने जीवन मूल्यों के बारे में जान लेते हैं। पुराने जीवन मूल्यों में भाईचारा और प्रेम बनाए रखने की भावना हमेशा रहती है। वो लोग सोचते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आपस में प्रेम भाव रखना है। किसी भी कीमत पर रिश्तेदारी निभाना और टूटने से बचाना। पुराने जो लोग होते थे उनको चाहे किसी की कही हुई बात कितनी भी बुरी क्यों नहीं लग जाए, चाहे उनको उसकी क्या कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, लेकिन वो अपने रिश्तों को, अपनी दोस्तियों को बहुत संभाल कर, बहुत सहेज कर रखते थे। अगर किसी की बात का कुछ बुरा भी लग जाता था तो वो उसको जल्दी से बताते भी नहीं थे कि मुझे तुम्हारी ये बात का बुरा लगा, और वो अपने घर के बड़े लोगों का सम्मान करते हुए, उनकी इज्जत करते हुए, उनकी हर गलत और सही बात को स्वीकार कर लेते थे। बुजुर्गों का सम्मान, परंपराओं का निर्वहन, परंपराओं का पूरी तरह से पालन, जिस तरह के भी घर के रीति रिवाज या नियम बना दिए गए हैं, बच्चे उन सब का पालन किया करते थे। संयुक्त परिवार और संस्कारों को महत्व देना। उस समय पर हमारे भारतीय समाज में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे। बड़े परिवार होने पर बच्चों पर भी काफ़ी रोक टोक रहती थी। घर के अंदर उनके दादा दादी, उनकी बुआ या चाचा ताऊ, इस तरह से बहुत सारे रिश्तेदार होते थे जो बच्चों को कुछ ना कुछ कहते रहते थे। लेकिन उस समय पर यह चलन नहीं होता था कि बच्चे या उनकी माँ इसका विरोध करें या उसका पिता इसके विषय में कुछ कहें। वो सहज भाव से उन चीज़ों को सुन लेते थे, ग्रहण कर लेते थे, और जो भी संस्कार परिवार के होते थे उनका पालन हर एक के द्वारा किया जाता था। संतोषपूर्ण जीवन। पुराने समय में अगर हम अपने घर के बुज़ुर्गों से बात करें तो हमें पता चलेगा कि उस समय पर इतनी साधन सुविधाएं मौजूद नहीं थी जितनी आज हमारे ज़माने में मौजूद हैं। दूर बैठे व्यक्तियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता था, दूर जगह पर यात्राएं करना मुश्किल होता था। आज तो हमें घर में बैठे हर सुविधा उपलब्ध होती है। उसके बाद भी आज हमारा जीवन असंतोष से भरा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी इस जीवन में भी बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं। उनको लगता है कि हमारे पास ऐसा होना चाहिए था, ये चीज़ होनी चाहिए थी। अब जीवन जो है भौतिक सुविधाओं से परिपूर्ण होने के बावजूद भी असंतोषपूर्ण है। लेकिन पहले के समय में इतने भौतिक सुख साधन सुविधाएं नहीं थी, लेकिन लोगों का जो जीवन होता था वो संतोषपूर्ण होता था। लोगों के अंदर एक संतोष प्रवृत्ति होती थी। वे अपने जीवन से खुश व संतुष्ट नजर आते थे। अच्छा, अब पाठ के आधार पर जीवन मूल्यों के नए प्रचलन। अब आजकल क्या हो गया, किस तरह के जीवन मूल्यों में कैसे परिवर्तन हुआ है। भाईचारे और प्रेम को मूर्खतापूर्ण मानना, ये काफ़ी अफसोस का भी विषय है, लेकिन आज की सच्चाई भी यही है कि आज लोग जो हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए बोलते हैं। स्वार्थ सर्वोपरि हो गए हैं। दोस्त बनाते हैं तो इस तरह के दोस्त जो उनके स्वार्थों की पूर्ति कर सकें। आपस में भाईचारा या रिश्तेदारी में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है कि जिनके पास धन संपत्ति ज़्यादा होती है उनसे हम ज़्यादा अपना रिश्तेदारी या अपना प्रेम बना कर रखना चाहते हैं, बजाय उनसे जिनके पास कम पैसे हैं या जहाँ से हमारे किसी स्वार्थ की कोई पूर्ति नहीं हो सकती। रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा समझना, बिल्कुल ये स्थितियाँ समाज का एक कड़वा सच है जो आज सबके सामने आ गई हैं कि लोग सोचते हैं कि रिश्तेदारी निभाने से मुझे क्या होगा। यदि किसी के यहाँ पर कोई बीमारी हो जाती है और मुझे जाना पड़ेगा तो हो सकता है मुझे वहाँ पैसे खर्च करने पड़े, और अगर मेरे पैसे खर्च हो गए तो फिर वो वापस कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या माध्यम होगा। इन चीज़ों के बारे में आजकल लोग पहले विचार करने लग गए हैं। और रिश्तेदारियां जो हैं लोगों की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें कहीं भी नहीं आती। प्राथमिकता में सिर्फ मैं और मेरा अपना छोटा परिवार ही रह गया है। बुजुर्गों का तिरस्कार करना, आज भारत में ही क्यों संपूर्ण विश्व में तेजी से बढ़ते हुए वृद्धाश्रम इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि हमारे समाज में वृद्धों का तिरस्कार कितने बड़े स्तर पर हो रहा है। आज बुजुर्गों को घर के अंदर कोई रखना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि घर के अंदर जो बड़े बूढ़े रहते हैं, एक तो उनकी सेवा करनी पड़ती है, ऊपर से वो कुछ ना कुछ बातों में हमें रोकते टोकते रहते हैं। भले ही वो हमारी भलाई के लिए होता है, लेकिन बहुत सारी दुनिया को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो वो अपनी सुविधा के अनुसार बुजुर्गों
को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। इस कहानी में भी हमने पढ़ा कि यशोधर बाबू को खुद उसके बच्चे ही पसंद नहीं कर रहे। वो यशोधर बाबू जिन्होंने इतने गरीब परिवार में जन्म लेकर बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की, किसी तरह से नौकरी लगे और अपने चारों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई, अच्छे पदों तक पहुंचा दिया। आज वही बच्चे अपने पिता को कोई बात पूछना तो दूर, लेकिन बताना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना, विदेशी संस्कृति आ गई। अब उसी संस्कृति के हिसाब से बच्चे अब नए तरीके के त्यौहार, नए तरीके का खाना पीना, नए तरीके के कपड़े पहनना, वो सारी चीज़ें ठीक है। ये सारी चीज़ें ठीक है क्योंकि हमें बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना है, वरना हम पुराने रह जाएंगे और समाज में बराबर नहीं रहेंगे। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमें अपने विचारों, अपने बुज़ुर्गों और अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भी पीछे छोड़ देना है। लेकिन आज धीरे धीरे हमें इस तरह की संस्कृति विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। एकल परिवार को महत्व देना, पहले के समय में संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन आज के समय में सब जगह पर हमको एकल परिवार दिखाई देते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण तो यही रहा कि लोग अब गांव से निकल कर शहरों में आ गए हैं, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, सब दूर दूर हो गए हैं और सबके एकल परिवार हैं। पहले के समय में संयुक्त परिवारों में भी जो बच्चे होते थे उनको बहुत सारे उनके अपने ही कभी माता पिता, कभी बुआ, कभी चाचा, कभी ताऊ टोकते रहते थे। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि एकल परिवारों में भी बच्चे सिर्फ अपने माता पिता की रोक टोक भी सहन करना नहीं चाहते। उनका सीधा सा जवाब होता है कि मेरा जीवन है तो इसको जीना कैसे है ये भी मैं खुद ही तय करूँगा। तो जैसे जैसे एकल परिवार बढ़े हैं वैसे वैसे व्यक्तिवादी विचारधारा या स्वार्थी विचारधारा और ज़्यादा बढ़ गई है। किसी भी तरह धन कमाना, अब लोगों का ये भी उद्देश्य हो गया है कि पैसा कमाइए, बस किसी भी तरह कमाइए, क्योंकि समाज में पैसा एक पावर है, पैसा एक शक्ति है और उन्हीं लोगों को समाज सम्मान देता है, इज्जत देता है, प्रतिष्ठा मिलती है उनको जिनके पास बहुत सारा धन रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारा अंतर आ जाता है। जो परंपरागत लोग थे वो पैसे को महत्व नहीं देते थे, वो परिवार और रिश्तेदारी को महत्व देते थे। लेकिन आज परिवार और रिश्तेदार हमारी प्राथमिकताओं में ही नहीं है, हमारी प्राथमिकताओं में हमारा धन, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा हो गई है। यशोधर पंत स्वयं पुराने जीवन मूल्यों का निर्वाह करते हैं, किंतु उनकी संतानें व पत्नी उनका पुरजोर विरोध करते हैं। इसी संघर्ष में पिसते हुए उनका जीवन चक्र चलता रहता है। कहानी के आधार पर यशोधर पंत के व्यक्तित्व की विशेषताएं संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस लेसन का। उनकी क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं थी? देखिए, वो मेहनती व कर्मठ थे, मेहनती और कर्मठ थे। दिल्ली में आने के बाद किशनदा के घर पर रह रहे थे। वहाँ रहते हुए उनके व्यक्तित्व का विकास, जिसमें सबसे अधिक प्रभाव किशनदा का था। अपनी मेहनत और कर्मठता के कारण आज वे सेक्शन ऑफिसर के पद पर थे। वे कंजूस भी थे। ऑफिस में जलपान के लिए 30 रुपये निकाल पाना ऑफिस वालों के लिए बहुत कठिन था। जल्दी से अपना पैसा खर्च नहीं करते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर से वही बात है, क्योंकि उनकी बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियाँ थी। वो अपने रिश्तेदारों को भी पैसा भेजते थे, कभी कभी अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लोगों के लिए भी उनको पैसा निकाल कर उन पर खर्च किया करते थे। फिर घर में अपने बच्चे थे, उनकी पढ़ाई का खर्चा, तो वो कुछ कंजूस प्रवृत्ति के हम कह सकते हैं। जिम्मेदार और समझदार, यशोधर बाबू गृह मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर थे और अपने पद के हिसाब से व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने ये गुण भी किशनदा से सीखा था। जिम्मेदारी से हमने कहानी के शुरू में ही पढ़ा कि उन्होंने लिखा था कि वो समय के बहुत पाबंद थे और वो कहते हैं कि मैं हमेशा न्यूज़ चैनल से अपनी घड़ी को मिलाता हूँ, मैं ऑफिस की घड़ी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और समय बिल्कुल अपने समय के ऊपर ही ऑफिस पहुँचता हूँ, और बल्कि कुछ एक समय बीतने के बाद ही, यानी 5 बजे नहीं, कभी 5:15 तो कभी 5:30 तक काम करने के पश्चात ही वो अपने घर जाते थे। धार्मिक, उनकी दिनचर्या मंदिर जाने के बाद ही समाप्त होती थी। इसी तरह से वो घर में भी पूजा पाठ करते थे और ये गुण भी कहीं ना कहीं उनके अंदर किशनदा से ही आया था कि वो धार्मिक प्रवृत्तियों पर भी विश्वास करते थे। वे एक सामाजिक व्यक्ति थे। अपनी नौकरी शुरू करने के साथ उन्होंने संयुक्त परिवार अपने साथ रखा था। उन्हें सामाजिक रिश्तों को निभाने में आनंद आता था। ये बार बार हमने पढ़ा कि वो भले ही बहुत बड़े परिवार में नहीं रहे थे, एक विधवा बुआ के यहाँ पालन पोषण हुआ था, लेकिन गांव के अंदर उनका जो परिवार रहता था
वो शुरू में उनको भी पैसे भेजते थे और जब वो आते थे तो किशनदा को बहुत अच्छा लगता, यशोधर बाबू को बहुत अच्छा लगता था। उनको ये सामाजिक रिश्ते, भाईचारा और परिवार का महत्व और परिवार के लिए कुछ करना उन्हें अंदर ही अंदर आनंद प्रदान करता था। अच्छा, इसमें एक देखिए हमने पढ़ा था कि यशोधर बाबू की पत्नी बदलते वक्त के साथ खुद को उसने बदल दिया था और यशोधर बाबू कभी कभी उसको शानेल बुढ़िया या चटाई का लहंगा या बूढ़े मुँह मुहासे से लोग करे तमाशे कह कह कर चढ़ाते रहते थे। तो ये एक तरह के प्रतीकात्मक प्रयोग हैं, एक तरह की छोटी छोटी कहावतें हैं जिसे यशोधर बाबू अपनी पत्नी के लिए प्रयोग करते हैं। उनकी पत्नी पुरानी परंपराओं को छोड़कर आधुनिकता में ढल गई है, स्वयं को मॉडर्न समझती है, इसलिए यशोधर बाबू उन्हें ये नाम देते हैं और कभी कभी उनको इस तरह की चीज़ों से चिढ़ाते हैं। इसके बाद बच्चों अब ये आपका गद्यांश है, ये गद्यांश आप इसको पढ़ लीजिए और इसके 2 मूल्यप्रक प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को पढ़कर यशोधर बाबू समय के साथ अपने आप को क्यों नहीं ढाल पाए? आप अपने आप को समय के किन परिस्थितियों के साथ ढाल नहीं पाते? दूसरा क्वेश्चन, संयुक्त परिवार में रहते हुए यशोधर बाबू की पत्नी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या वास्तव में संयुक्त परिवार में रहने से परेशानी ही होती है या इसके फायदे भी हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। फिर ये एक दूसरा गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़िए। फिर से 2 मूल्यपरक प्रश्न दिए गए हैं। आजकल समाज में बुजुर्गों की स्थिति कैसी है? तो हम जो अपने आसपास में देख रहे हैं जिस तरह का वातावरण, वो हमको देखकर लिखना है। आप किन बातों में अपने घर के बुजुर्गों से राय लेते हैं और यदि नहीं लेते तो क्यों? तो ये हमारी कहानी की मूल संवेदनाओं के आधार पर और हमने जो कहानी पढ़ी और हमने अपने आसपास में जो दैनिक जीवन में हम जिस तरह का वातावरण हम देखते रहते हैं उसको देखकर ये गद्यांश पढ़िए और इन मूल्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए।